बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम देखते हैं वाटर बैलेंस क्या चीज़ है। देखें, वाटर बैलेंस जो है द डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना फ्लूइड्स की इन वेरियस कंपार्टमेंट्स, ठीक है ना, उसका जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो द डिस्ट्रीब्यूशन जो है आईसीएफ और ईसीएफ में, डिस्ट्रीब्यूशन आईसीएफ और ईसीएफ में ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर के बारे में हमने पहले बताया हुआ है, ठीक है। ऑनकोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को इन अदर वर्ड्स परमेबिलिटी ऑफ द एंडोथेलियम इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऑनकोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पे डिपेंड करती है कि कौन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड्स इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। ठीक है, अब जो ऑनकोटिक प्रेशर है ये अगाव आपको हमने पहले भी बताया था कि इट इज़ डिटरमाइंड बाय एल्बुमिन, जबकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इट पुशेस द फ्लूइड अवे। ऑनकोटिक प्रेशर टेक्स द फ्लूइड टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है ना। तो बोथ जो ऑनकोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दोनों चेंज होते हैं जब कोई स्ट्रेस या इंजरी होती है, दोनों चेंज होते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट याद रखें कि सोडियम और वाटर की रिटेंशन जो होती है इसको सपोर्ट करता है एल्डोस्टेरोन और एडीएच और एल्डोस्टेरोन, ये सोडियम एंड वाटर रिटेंशन को फैसिलिटेट करते हैं, जबकि एंटी नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड ये सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन को इनहिबिट करता है, यानी नाइट्रियूरेटिक है या नाइट्रियूरेटिक यूरिन में सोडियम को नाइट्रियूरेसिस कराता है, ठीक है ना। देखो एएनपी फिर क्यों रिलीज़ होता है? एनपी रिलीज़ होता है हाइपरवोल्यूमिया के नतीजे में और एट्रियल डिस्टेंशन। हाइपरवोल्यूमिया के बाद एट्रियल जो डिस्टेंशन होती है तो ये एनपी एट्रिया से निकलता है, एट्रियल वॉल से। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब जो डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट है, डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट इन एडल्ट्स में ये 35 टू 40 ml पर केजी पर डे होती है, और डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट इन चिल्ड्रन, याद रखो चिल्ड्रन में ज़्यादा मकदार में पानी होता है बॉडी में, और एट बर्थ इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल देखो, एट बर्थ ये 75 ml पर केजी पर डे के हिसाब से इनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और फर्स्ट वीक में 150 ml पर केजी पर डे के हिसाब से इनको चाहिए होता है। 75 टू 150 चेक करें आप। उसके बाद आफ्टर फर्स्ट मंथ फिर इनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और उसको हम 4:1 के फार्मूले से इसको एस्टिमेट कर सकते हैं वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है। दिस फार्मूला इज़ यूज फॉर कैलकुलेटिंग मेंटेनेंस फ्लूइड। याद रखें ये मेंटेनेंस फ्लूइड के लिए है, ठीक है, रिसस्टेशन फ्लूइड के लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा, और 4:1 फार्मूला क्या है? देखो 4:1 4 ml पर केजी चाहिए, पर आर चाहिए होता है फर्स्ट 10 kg के लिए, 2 ml पर केजी पर आर चाहिए होता है नेक्स्ट 10 kg के लिए, और 1 ml पर केजी चाहिए होता है रिमेनिंग केजीज जितने भी हैं, ठीक है ना। और याद रखें इट कम्स इन पर आर, ठीक है ना, पर आर, ठीक है ना। फ़र्ज़ करें अभी एक 35 किलोग्राम का एक बच्चा है, तो पहले 10 केजी में हम उसको कैलकुलेट करेंगे 4 ml के हिसाब से, ठीक है ना। तो 10 चौके 40, ये कितना हो गया? 40 ml हो गया, ठीक है, ये पर केजी पर आर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 10 केजी को हम 10 दूने 20 ml पर केजी पर आर, और रिमेनिंग जो अब देखो 10 और 10, 35 में से 10 निकाल दो, कितने? 15 कम 15 ml पर केजी, तो टोटल 75 ml पर आर के हिसाब से इस फ्लूइड को जाना चाहिए एक 35 क्या कहते हैं किलो के बच्चे के लिए, ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ पोटेशियम और सोडियम इन चिल्ड्रन की बात कर रहा हूँ। इन चिल्ड्रन जो है ना ये 2 to 3 मिलीमोल्स पर केजी के हिसाब से है, ठीक है ना, ठीक है ना। अभी हम करेंगे वाटर डिप्लीशन और वाटर इंटॉक्सिकेशन। तो पहले वाटर डिप्लीशन करेंगे, ठीक है। वाटर डिप्लीशन ये लिखा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाटर डिप्लीशन, ठीक है ना। देखो, डिप्लीशन ऑफ प्योर वाटर इसमें होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन्ड होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अब वाटर बॉडी से लूज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, तो बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स तो अंदर ही पड़े हुए हैं। जब अंदर सोल्यूट्स रिटेन होंगे तो क्या होगा? इंक्रीज़ होगी ऑस्मोलैरिटी और इंक्रीज़ होगा सोडियम लेवल,
है, ठीक है। ठीक है, अब कॉजेज़ ऑफ वाटर डिप्लीशन क्या है? डायमिनिश्ड इनटेक, अगर पानी ही कम पिया जाए यानी कि अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से, या फिर स्वैलोइंग इश्यूज़ पे पी नहीं पाने की वजह से, तो डायमिनिश्ड इनटेक होगी तो डेफिनेटली क्या होगा? डेफिनेटली वाटर डिप्लीशन होगी। इसी तरह लॉस जो लॉस होती है लंग्स से, ठीक है ना, या फिर जो आफ्टर ट्रेकियोस्टमी जो लंग्स से लॉस होती है वो। अच्छा, उसके बाद एक्सेसिव स्वेटिंग इन नॉन एक्लिमेटाइज पेशेंट, एक्सेसिव स्वेटिंग हो तो भी वाटर डिप्लीशन होती है, ठीक है। मतलब नॉन एक्लिमेटाइज पेशेंट्स में एक्सेसिव स्वेटिंग हो तो वाटर डिप्लीशन होती है। ठीक है, अब क्लिनिकल फ़ीचर्स क्या होंगे अगर वॉल्यूम डिप्लीशन हुई है एक पेशेंट में? तो फ़ीचर्स देखो, एकदम थर्स्ट लगने लगेगी, वीकनेस होगी। अच्छा, लो यूरिन आउटपुट और सीरम सोडियम लेवल्स विल बी रेज, ठीक है। ड्राई टंग आपको महसूस होगी, सही है, ठीक है ना। तो अगर कोई बंदा ड्राई टंग के साथ आपको शिकायत कर रहा है तो उसको पानी तो पिला दे पहले, कम से कम, हो सकता है वाटर डिप्लीशन हुई हो, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में अगर आप लेप करवा लें बन, आपको इंक्रीज़ नज़र आएगा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, ठीक है। यूरिन ऑस्मोलैलिटी आपको इनके ज़्यादा नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू सीरम ऑस्मोलैलिटी, क्योंकि पानी ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। यूरिन सोडियम विल बी लो डेफिनेटली, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आर रिटेन, तो यूरिन सोडियम लो होगी, ठीक है। लेस देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपको यूरिनरी सोडियम मिलेगी इसमें, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या देंगे? देखें, ट्रीटमेंट वाटर एंड जो डिप्लीशन की जो अच्छी ट्रीटमेंट है वो ओरल रिहाइड्रेशन है, ये असल में बेस्ट थेरेपी कंसिडर की जाती है। और सीवियर अगर डिहाइड्रेशन हो तो आपको, डिहाइड्रेशन को हमने क्या कहा था पूरा लिखने की बजाय डिहाइड्रेशन कहा था ना, ठीक है ना। तो इसको हम आईवी फ्लूइड थेरेपी देंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। ठीक है, वाटर इंटॉक्सिकेशन जो है इसमें क्या होती है? एक्सेस ऑफ वाटर होता है बॉडी में पीने से या फ्लूइड की तरह लेने से, आईवी फ्लूइड में वार्ड्स में हो सकता है वाटर इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से फिर क्या होता है? डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, ठीक है। इट अकर्स कैसे होता है? और इट अकर्स व्हेन देयर इज़ एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ वाटर इन हाइपोटोनिक्स, और देखो पानी जो है ज़्यादा दिया जाए, ठीक है, या फिर हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशंस हैं वो दिए जाएं, ठीक, बाय एनी रूट, ठीक है। इन एक्सेस में दिए जाएं बाय एनी रूट। अच्छा, एक्सेस 5% ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ज़्यादा अगर एक्सेसिव 5% ग्लूकोज एडमिनिस्ट्रेशन की जाए तो भी वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकती है। टर्ब सिंड्रोम में भी वाटर इंटॉक्सिकेशन होती है, और सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच में भी वाटर इंटॉक्सिकेशन होती है, याद रखें। सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच में वाटर इंटॉक्सिकेशन होती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? देखें, ड्राउजीनेस आपको यहाँ मिलेगी, ड्राउजीनेस आपको वाटर डिप्लीशन में नहीं थी। वीकनेस आपको यहाँ मिलेगी, वीकनेस वाटर डिप्लीशन में भी थी। कन्वल्जन्स, कोमा आपको यहाँ मिलेंगे जो कि का उसमें नहीं थे, ठीक है। इसी तरह नाउजिया एंड वोमिटिंग होगी। सीरम सोडियम लेवल बहुत ही ज़्यादा कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया है ना, और क्या, ठीक है। उसके बाद देखें कि जो ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट अगर हम स्टॉप करेंगे पानी को, डेफिनेटली ये बेस्ट थेरेपी है। रिमेंबर, डायूरेटिक्स एंड हाइपोटोनिक सेलाइन जो है, ठीक है ना, डायूरेटिक्स एंड हाइपरटोनिक सेलाइन, इस केस में, किस केस में? वाटर इंटॉक्सिकेशन के केस में डायूरेटिक्स और हाइपरटोनिक सेलाइंस हम इंटेंसिव मॉनिटरिंग के साथ देते होते हैं। अगर हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि रैपिड चेंज इन सीरम सोडियम कंसंट्रेशन में लीड टू न्यूरोनल डीजनरेशन, याद रखें, न्यूरोनल डीजनरेशन होती है रैपिड चेंज इन सीरम सोडियम लेवल से। चेंज या बढ़ाना, कम करने से भी, दोनों की तरफ से, ठीक है।